नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज बाय विजेंदर सर पर। दोस्तों, आज हम गणित विषय का एक ऐसा पेपर जिसका एक वीडियो हमने पहले बनाया था, उसको आगे हम हल करेंगे। तो देखिए, एक बार और करवा देते हैं। इसका हमने पैटर्न देख लिया था। 8वीं क्लास का पेपर है विषय गणित का। इसका हमने देख लिया था सारे क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, उनको करने से पहले मैं एक रिव्यू और करवा देता हूँ आपको कि हमने किन किन क्वेश्चनों को सोल्व किया था। तो देखिए, ये पेपर जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके पहले वाली वीडियो देखे, उसके बाद में ये वीडियो देखना, तब जाके आपके दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, इसमें बता देते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा। तो देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे 1 से लेके 8 तक, जो हमने सोल्व कर लिया था पिछले पेपर में। अब इसमें भी देखो, मैं आपको करवा देता हूँ क्विकली सी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है 2/7 गुणा जीरो का मान होगा। तो आप सभी को पता है कि जब किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मान जीरो आता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है आपको, समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा। तो आप सभी को पता है कि जो बराबर का चिन्ह होता है उसके एक साइड में दो पक्ष होते हैं, एक तरफ LHS पक्ष होता है, एक तरफ है RHS पक्ष। तो ये अपना जो साइड होता है वो है LHS और ये RHS। अब आप इसमें देख लो, LHS में कौन से बाएं पक्ष पूछ रहा है, तो लेफ्ट हैंड में होगा 3x - 1, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 3x - 1 सी ऑप्शन में आ रहा है। फिर देखिए, यानी इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है 90 डिग्री। वर्ग हो या फिर आयत हो, दोनों ही के आकृतियों के जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। फिर देखिए, चौथा क्वेश्चन, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 9 की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 9 को पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं। तो जब 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 81। तो आपका हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन ठीक। फिर संख्या 5 की घन संख्या पूछ रहा है। तो घन निकालने के लिए हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, हमें दूसरे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 5 को गुणा करोगे आप, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका आंसर आएगा 125। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अंकित मूल्य माइनस से विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि डिस्काउंट जो निकालते हैं, बटा निकालते हैं, भी कितनी किसी वस्तु के ऊपर कितनी छूट है, वो इसी से निकालते हैं। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया तब निकलता है डिस्काउंट यानी बटा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। साथ में देखो, एक पदीय बीजीय व्यंजक मैंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, तो पहले वो वीडियो देख ले। आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक पदीय बीजीय व्यंजक मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पद हो। तो आप सभी को पता है, यहाँ एक पद आपको सिर्फ ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी सी में दो पद है, डी में, बी में भी दो पद है, और डी में है 3 पद। तो ये तो त्रिपदीय होगा, ये द्विपद हो गए दोनों। और जो एक पदीय व्यंजक है वो है आपका ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, इसमें आपको मैंने बता रखा है, उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि 0.00035 संख्या का मानक रूप होगा। तो मानक रूप देखना इसमें किस प्रकार निकालते हैं। आप देखना, एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि अगर आपको राइट हैंड की ओर जाना है तो जितने अंक आप चल रहे हो उतने ही आप 10 की घात लगा दो माइनस में। भाई, कितने अंक आपने चला है उतनी लगा दो माइनस में, पॉइंट की अगर राइट ओर चल रहे हो तो। अगर वैसे से कोई सिंपल संख्या है और उसके लेफ्ट की ओर जा रहे हो आप, तो 10 की घात लगा दो प्लस में। यानी कितने अंक छोड़कर आप पॉइंट लगा रहे हो उतने ही आप घात लगा दो 10 की पावर में। तो यहाँ पे देखना, हम भी संख्या हमारी 35, तो 35 के हम पॉइंट लगाएंगे मानक ग्रुप के लिए 3.5। अब देख लो, 3.5 बनाने के लिए आपको कितने कदम चलने पड़े इस साइड में। देखो, 4 तो जीरो हो गई और एक है, 4 और 1 5, तो कितने आ जाएगी इसके साथ में 10 की घात -5। क्यों माइनस की घात आई है? क्योंकि हम किधर चल रहे हैं, राइट की ओर चल रहे हैं, इस साइड में चल रहे हैं। अगर इस साइड में जाते तो घात आती प्लस की। तो शायद क्लियर हो गया होगा आपको। बस यही ध्यान रखना है कि राइट की ओर अगर जाना है आपको तो घात आएगी माइनस में, अगर लेफ्ट की ओर जाना है आपको तो घात आएगी प्लस में। बहुत ही सिंपल है, उसमें और भी एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, तो आप उस पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज हम करेंगे 9 से 12 तक के, मतलब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। बाकी हमने 1 से 8 तक देख लिया, आप खुद भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे और लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है छोटे क्वेश्चनों की, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे सिंपल ही। बस आपको आना चाहिए थोड़ा। अब देखो, 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है 19/29 का आपको गुणा करना है 29/19 से, माइनस का चिन्ह है।
और बराबर में आपको 1 दे रखा है। में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, ये पूछ रहा है कि -19/29 गुणा 29/19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत कौन-सा गुणधर्म काम में लिया गया है यहाँ पे? ये आपको आंसर खुद दे रहा है कि आप जब 19/29 को 29/19 से गुणा करोगे तो आएगा प्लस का 1। अब इसके अंतर्गत कौन-सा नियम काम में लिया गया है, कौन-सा गुणधर्म यहाँ पे लगाया है, वो उसका नाम लिखना आपको। तो देखो आप सभी को पता है कि जो 19/29 है, इसको गुणा कर रखा है। देखो, पहले इसको समझने से पहले मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि जैसे कोई भी संख्या जैसे 2/3 है, इसका आप मेरे को प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो आप क्या बताओगे गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट दोगे, यानी 3 को ऊपर भेज दोगे और 2 को नीचे। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 3/2। अब आप किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हो, तो हमेशा उत्तर आएगा 1। आप करके देख लो। भैया आपने 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 बताया। अब 3/2 को आप वापस उसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 आएगा उत्तर। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब जो आप ये 1 निकाले हो, तो जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो ये क्रिया कर रहे हो आप यहाँ पे, क्रिया लग रही है, इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। देखो प्रतिलोम से आप गुणा कर रहे हो तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। अब गुणन के अंतर्गत ये नियम लग रहा है, तो आपका जो गुणधर्म का नाम है वो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। तो देखो 1 मिनट दोबारा रफ करके लिख देते हैं इसको। यानी आपका नियम लग रहा है, इसमें आंसर आएगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म या नियम, ये आ जाएगा आपका इसमें आंसर। और बाकी आप समझ चुके हो गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि हम प्रतिलोम संख्या से गुणा कर रहे हैं और गुणन के अंतर्गत ये नियम लगा रहे हैं, इसलिए अपना ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणन नियम। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे गुणधर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको देखना, इसमें समीकरण 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x को हल कीजिए। तो देखो आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पक्षांतरण से है क्वेश्चन। तो आपको देखना सबसे पहले क्या करना है, पक्षांतरण करना पड़ेगा। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो देखो इसमें एक्स वाले पद है उनको एक तरफ रख करो आप, और जो अचर पद है उनको एक तरफ करो। तो यहाँ पे देख एक्स वाला पद है तो देखेंगे कि एक्स का और पद कहाँ लिखा हुआ है, तो उसको भी इसकी ओर लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो 5x है, बराबर के दूसरी ओर हमने देखा है 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको उठा के इधर लेके आओगे, इन पक्षांतर करेंगे इसका। तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएगा पक्षांतर करते टाइम। तो 3x इस इधर है जो प्लस में लिखा हुआ है, तो इस साइड में जब हम इसको लेके आएंगे तो इसके आगे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा 3x। और देख लो कहीं एक्स वाला पद है क्या, तो और एक्स वाला पद कहीं नहीं है, तो आप बराबर का चिन्ह लगा दोगे। इधर देखो ऑलरेडी 5 था तो 5 लगा दिया हमने। अब इसको उठा के इधर लेके आएँगे, देखो प्लस का 9 है, इस साइड में हो जाएगा ये माइनस का। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5x में से 3x घटाओगे तो बचेंगे 2x बराबर, इस साइड में 5 में से 9 घटाओगे तो देखो 5 में से 9 घटाएँगे हम, तो हमारे बचेंगे 4। अब ये 4 बच होंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह, जब संख्याओं का आगे अलग-अलग चिन्ह होता है तो हम संख्या को घटाते हैं। अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या का 9 है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह, तो आपका माइनस का चिन्ह आएगा। अभी हम तो x का मान निकालेंगे, तो अब 2 को भेजना पड़ेगा इधर। अब 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम हमेशा किसका चिन्ह समझ मानते हैं, गुणा का चिन्ह। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4, और आपको पता है कि जो गुणा में संख्या होती है वो पक्षांतर जब उसका करते हैं दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो जाती है भाग में, यानी बटे में। तो 4 के बटे में आ जाएगा 2, और जब 4 में 2 का भाग दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा x का मान माइनस का 2। तो देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है इसमें, क्योंकि अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी, तो ध्यान रहे कि गलतियाँ न हो हमसे, क्योंकि आप खुद देख सकते हो 3-4 लाइन मिलेगी, इसी में आपको काम करना होगा। तो आई थिंक कि क्वेश्चन समझ गए हो। देखो सिंपल है, सबसे पहले आपको जो प्रश्न दे दे रखा है उसको लिखो, और लिखने के बाद में पक्षांतर करो, पक्षांतर के बाद में जो भी संख्या अगर बच रही है गुणा में तो उसको भाग में भेजो और संख्या को काटो, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वाँ क्वेश्चन होगा कंप्लीट। 11वाँ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनका घन नहीं पूछ रहा आपसे, इन्हें पूछ रहा है कि घन का इकाई का अंक कितना होगा। देखो 3331 लिखा हुआ है, इसमें आपको घन के इकाई का अंक बताना है ओनली, तो आपको पूरी संख्या का घन निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो तरीका तो क्या है कि आप निकालोगे घन के लिए 3 बार गुणा करोगे, 3331 गुणा 3331 गुणा 3331, इस प्रकार करोगे। इन तीनों संख्याओं को जब गुणा करोगे तो फिर देखो गुणा करने पर एक संख्या आएगी और उस संख्या का इकाई का अंक देखो क्या आएगा, वो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना इतना का, आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है सिर्फ, तो आप इकाई के अंकों को ही गुणा करो। तो यहाँ से देखो इसका इकाई का अंक 1 है, यहाँ भी इकाई का अंक 1 होगा, यहाँ भी इकाई का अंक 1 होगा, तो बस सिर्फ इकाई के अंकों को ही गुणा करो। तो जब आप 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो फाइनल जो ये संख्या है इसके इकाई का अंक होगा 1। जब इसका घन संख्या निकालेंगे हम, घन करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा,
1 आएगा। तो फाइनल सीधा सा है, सिंपल सा है, हो गया उत्तर। ना बड़ा गुणा करने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका उत्तर आ जाएगा 1, यानी जो संख्या होगी इसका घन का इकाई अंक होगा 1। अब दूसरी संख्या 1027। अब 1027 के घन का इकाई अंक कितना होगा? आप पूरी संख्या का घन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस संख्या को 3 बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे, तो सिर्फ इकाई के अंक को ही गुणा करो। तो यहाँ से इकाई का अंक है 7, तो 7 को गुणा कर लो आप 3 बार, घन के लिए पूछ रहा है, वर्ग के लिए पूछता है 2 बार करते। तो 7 को 7 49, 49 को 7 से करोगे तो ये हो जाएगा, 7 का घन होता है 343। तो आपका उत्तर आ जाएगा 3, क्योंकि इकाई का अंक 3 है। बाकी देखो संख्या और आएगी साइड में, लेकिन उससे आपको कोई मतलब है ही नहीं, आपसे इकाई का अंक पूछ रहे हैं तो सिर्फ इकाई की संख्या का ही हम घन निकालेंगे। तो यहाँ से इस ऑप्शन का हमारा आंसर आएगा 3, कि जो ये संख्या है इसका इकाई का अंक होगा 3, घन के इकाई का अंक। तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 12वां क्वेश्चन, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको भारती के पेन दे रखा है कि भारती के पास 15 पेन है, ठीक है, तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का चिन्ह लगा दो। ये लो, अब देख लो कि इन दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जा रहा है, सेम संख्या ढूंढो, ऐसी चेक करो कि इन दोनों में भाग चला जाए। तो दोनों में जा रहा है 5 का भाग, देखो 5 में 15 का, 15 में भी चला जाएगा 5 का भाग, और 45 में चला जाएगा, तो दे दो। 15 में जब 5 का भाग दोगे तो ये जाएगा 3 बार, 5 या 15, फिर अनुपात का चिन्ह आएगा, इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 नाम 45, 9 बार। अब ये संख्या देखो 3 से और जा रहा है इसमें भाग, आप डायरेक्ट 15 से भी कर सकते हो, क्योंकि 15 का भाग भी दोनों संख्या में जा रहा है, तो उत्तर सेम ही आएगा। तो देखो 3 का दोगे फिर से, तो 3 एक कम 3 अनुपात, और 3 तिया 9, तो फाइनल आपका उत्तर आ गया इसका 1:3। अब देख सकते हो 2 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल है, बस आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर थोड़ा बस अनुभव होना चाहिए कि हाँ इसको किस प्रकार करेंगे। और ये एक्सपीरियंस आपको तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डेली घर पे निकालोगे क्वेश्चनों को, यहाँ से देखने के बाद वीडियो को, इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा एक बार खुद के मन से निकालोगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अब आगे। देखो ये भी लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 13 से 22 तक, अब इनको देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए, यानी आपको सत्य असत्य चेक करना है इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम का मान होगा, मान ए इंटू बी होल पावर एम होगा, ये सत्य है या असत्य आपको चेक करना है। तो आप सभी को पता है, देखो ये घातांक वाले चैप्टर से है, तो इसमें 3-4 नियम चलते हैं अपने। तो देखो मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसमें सिर्फ इतना बताऊंगा। देखो यहाँ से पावर सेम है दोनों की, तो पावर सेम है तो पावर कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगी, और जो संख्या इनको गुणा कर देंगे हम, तो पावर तो जो सेम संख्या होती है कॉमन के रूप में बाहर चली जाती है कोष्टक के बाहर। और यहाँ पे संख्या क्या बच रही, ए गुणा बी, तो ए को आप बी से गुणा करो तो हो जाएगा ए बी, और पावर बाहर एम है। तो देखो ये सही है कि जब इसको इसको सोल्व करेंगे हम तो यही आएगा हमारे पास, यानी ए बी, ए इंटू बी होल पावर एम। तो ये बात क्या है, सत्य है। फिर देखो अगला, दूसरा ऑप्शन, 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, देखो ये गलत है, ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है वो देखो, आपको आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी संख्या है, यहाँ पे संख्या है, इसके ऊपर पावर लगती है, जैसे एन मान लेते हैं, तो इसके ऊपर जो पावर होती है इसको तो बोलते हैं हम घात, ठीक है। जो संख्या के ऊपर लिखे हुए होते हैं अंक, जो संख्या के ऊपर लिखा होता है अंक, उसको बोलते हैं हम घात, और जो संख्या होती है इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। तो आप खुद देख लो, 10 की घात 24, ठीक है, ये 10 संख्या हो गई आपके पास यहाँ पे 10, और इसकी घात 24 है, तो 24 तो हो जाएगी आपकी घात, और इसमें आधार क्या हो गया, आधार संख्या को बोलते हैं, तो संख्या इसमें कितनी है, 10 है, लेकिन यहाँ पे तो घात को बता रहा है, तो 24 आधार थोड़ी है, 24 तो घात है। आधार कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 24 कह रहा है, तो ये क्या है, असत्य है। तो शायद आप समझ गए होंगे आप इससे, कि जो संख्या होती है उसको तो बोलते हैं हम आधार, और संख्या के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं घात। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा कि 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, या ऑप्शन आपका होगा असत्य। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, -5 की होल पावर -4 इंटू में -5 के होल पावर -2 का मान -5 के होल पावर -6 होगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ से कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है, आधार दोनों में सेम है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, और चिन्ह है गुणा का। तो जब आधार सेम होते हैं, चिन्ह गुणा का होता है, तो हम घातों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी हमारे पास फॉर्मूला है a⁻m गुणा a⁻n, तो इसके बराबर आता है a⁻m प्लस n। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दो आप। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि एक की जगह यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, -5, तो हम लिखेंगे -5 को कोष्टक में डाल दें, क्योंकि माइनस का साइन है। अब m का मान लिखेंगे, m की जगह देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, -4, तो यहाँ पे लिखोगे -4, फिर प्लस का साइन है लगा दो,
फिर n की जगह -2, तो आप लिखोगे -2, चिन्ह रिपीट हो रहा है इसलिए इसको कोष्टक डाल देंगे। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा -5 कोष्टक -4, प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, और हो जाएगा 2। अब देखो दोनों संख्या माइनस में तो दोनों जुड़े ही क्योंकि चिन्ह सेम है, तो यहाँ से -4 और -2 हो जाएगा -6। तो देखो यही आ रहा है -5 कोष्टक -6। तो ये ऑप्शन होगा आपका सत्य। तो देखो पहला ऑप्शन आपका सत्य था, दूसरा असत्य था, तीसरा सत्य है। अब देखो इसमें चौथा ऑप्शन 2 की घात 5 और फिर 2 की घात 6 माइनस का। अब देखो यहाँ से जस्ट ये इससे अगला फॉर्मूला है। यहाँ पे दोनों में आधार सेम है लेकिन चिन्ह आपके ऊपर किसका आ गया, भाग का। तो जब चिन्ह गुणा का होता है तो हम घातों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब चिन्ह माइनस का होता है, सॉरी चिन्ह भाग का होता है तो हम घातों को करते हैं माइनस। तो देखो इसमें यानी फॉर्मूला बनता है a की घात m भाग का चिन्ह a की घात n, तो इसके बराबर होता है a की घात m माइनस n। तो यहाँ से आप ये लगा दो फॉर्मूला, तो देखो a की जगह आप सभी को दिख रहा है 2 आएगा, फिर m का मान रखो तो m की जगह यहाँ पे 5, फिर माइनस का साइन है लगाओ, फिर n का मान है -11, तो देखो चिन्ह रिपीट हो रहे हैं, इसको डालेंगे कोष्टक में, फिर माइनस को माइनस से गुणा करोगे हो जाएगा प्लस। तो 6 तो ये और 5 ये, 6 और 5 कितने हो 11, तो देखो 2 की घात 11 यार, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य है। तो ये चारों ऑप्शन हमने कर लिया है और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले ऑप्शन क्वेश्चन के ऊपर। तो ये इसमें इंग्लिश में दे रखा है, देखो 14वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, देखना आपको खुद। आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। अब देखो एक क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, उसमें पूछा था आपसे वर्ग का क्वेश्चन कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। तो वर्ग हो या आयत हो, आपको इन दोनों या करते हुए प्रत्येक कोण मिलेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब समकोण। तो आप देख लो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है, ओब्लिक लगा के 2 ऑप्शन दे रखा है जिसमें से एक आएगा। तो आयत का प्रत्येक कोण न्यून कोण तो होता नहीं है, कितना होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो आप, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खालिस्तान में नहीं होता है। तो देखो बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, जो उत्तल बहुभुज होता है उसके अंदर सभी, अगर आप कोई भी विकर्ण बनाओगे तो सारे के सारे यानी सभी विकर्ण आपको मिलेंगे अंतर्भाग में। अंतर्भाग का मतलब अभ्यंतर में स्थित होंगे, यानी एक भी विकर्ण बाहर नहीं होगा। अगर किसी आकृति में एक भी विकर्ण बाहर है यानी बहिर्भाग में है तो फिर वो बहुभुज में बहुभुज कहलाता है, अवतल बहुभुज। तो आपसे उत्तल बहुभुज के बारे में पूछ रहे तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा अंतर्भाग। यानी उत्तल बहुभुज के विकर्णों कोई भी भाग सॉरी बहिर्भाग में नहीं होगा, इसमें नहीं के लिए पूछ रहा है। तो उत्तल बहुभुज में सभी विकर्ण अंतर्भाग में होते हैं, अब इसमें नहीं के लिए पूछ रहा है तो इसमें आएगा बहिर्भाग। यानी उत्तल बहुभुज के विकर्णों कोई भी भाग बहिर्भाग में स्थित नहीं होगा, अगर बहिर्भाग में स्थित है तो फिर वो होगा अवतल बहुभुज। तो इसमें आपसे उत्तल बहुभुज पूछ रहा है इसलिए आएगा बहिर्भाग, यानी बहिर्भाग में स्थित नहीं होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा, तो इसमें आएगा समकोण और इसमें आएगा बहिर्भाग में स्थित नहीं होता है। फिर देखो तीसरा ऑप्शन, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल खालिस्तान होता है। तो देखो इस ऑप्शनों से भी अगर आप करना चाहो ना तो बहुत सिंपल है, अनुमान लगाओ। देखो 360 डिग्री दे रखा है और एक दे रखा है 540। तो 360 का आपको सभी को पता होगा कि ये 360 डिग्री किसका होता है, अंतःकोणों का योग। तो आपको पता है 360 डिग्री होता है चतुर्भुज का, तो अब बच गया 540, तो बस इसमें 540 ही आएगा कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 540, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे चतुर्भुज नहीं, यहाँ पे पंचभुज के लिए पूछ रहा है, तो 360 तो हो ही नहीं सकता, तो आपका आएगा 540। ये देखो आपने वैसे बता दिया, वैसे इसका फॉर्मूला चलता है। तो देखो जब भी आपको किसी यहाँ पे तो पंचभुज के लिए पूछ रहा है, जरूर थोड़ी है पंचभुज के लिए पूछे, एग्जाम में आपको षष्ठभुज के लिए पूछ सकता है, अष्टभुज के लिए पूछ सकता है। तो इसका देखो एक फॉर्मूला हमारे पास है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो योग याद करने के लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला n-2 कोष्टक 1 गुणा में 180। आप इस फॉर्मूले में मान रख दो, उत्तर आ जाएगा आपका। यहाँ n का मतलब है भुजाओं की संख्या। आप देखो पंचभुज के लिए पूछ रहे तो यहाँ n की जगह आप 5 रख दो, तो 5 - 2 करोगे तो 5 में से 2 करोगे तो घटाओगे तो 3 बचेंगे। 3 को 18 180 से गुणा करोगे तो 18 तो एक तरह 54, 54 और 1 0 540 आ जाएगा। अब देखो चतुर्भुज के लिए निकालोगे तो यहाँ कितना रखोगे, 4 रखोगे, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेंगे, 2 को 180 से गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले से आप किसी भी आकृति के अंतःकोणों का मान निकाल सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है, क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि इसी सूत्र से हम मान निकालते हैं। अब जरूर थोड़ी है पंचभुज के लिए एग्जाम में षष्ठभुज के लिए पूछे और किसी बहुभुज के लिए पूछ ले, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि n-2 गुणा में 180। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। देखो ये इनके गुणधर्म याद होने चाहिए, जो भी चैप्टर है इसकी जितनी परिभाषा वगैरह है, साथ में इनके गुणधर्म वगैरह, क्योंकि इनकी सहायता से अब आप ये कर पाओगे छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो इसमें समांतर चतुर्भुज के लिए पूछ रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज क्या क्या गुणधर्म है, इसकी सम्मुख यानी प्रत्येक भुजाओं का जो युग्म होता है, भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म वो होता है समांतर, साथ में समान होता है। और जो इसके विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे समान भागों में बढ़ जाते हैं। देखो ऐसे एक
समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने ये दोनों भुजा समांतर होती है, ऐसे सम्मुख भुजा। साथ में इसके दोनों विकर्ण है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये भाग बराबर हो जाता है इस भाग के और ये वाला भाग बराबर हो जाता है इस भाग के। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो लंबवत किसके लिए आएगा, लंबवत आएगा समचतुर्भुज के लिए। तो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजित, और उसमें चारों भुजा बराबर होती है, समान होती है। तो दोनों आकृति क्लियर हो गई होगी। अगर समचतुर्भुज के लिए पूछे तो आएगा लंबवत, और समांतर चतुर्भुज के लिए पूछे तो आएगा समद्विभाजित। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें आपको करना है खंड ए का खंड ब से मिलान। 15 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसमें सिर्फ आप बस गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में गुणा का साइन लगा रखा है। किसी में साइन दिया है तो किसी में नहीं दिया, तो लेकिन जब साइन नहीं देता है तो हम गुणा का में आते हैं। तो इसमें देखो आप पहला ऑप्शन -4p को गुणा करना है 7r से। तो जो पहले संख्या गुणा करो आप, 7 को 4 से करोगे तो आएगा 28। अब 28 देख लो इसमें किसका आ रहा है, तो इसमें 30 रहेगा, तो ए मिलेगा तीसरे से। बस हो गया। पी को 8 से करोगे पी आर, माइनस का चिन्ह है, एक सिंगल तो माइनस का चिन्ह आ गया। फिर देखो 2p को 8 किससे करना है, तो पहले संख्या गुणा करो। 2 को 8 से करोगे 8 दूनी 16। अब देख लो 16 किसमें, चौथे ऑप्शन में, बाकी पी के साथ में आ जाएगा। ऐसे कैसे, देखो कितने सिंपल है। फिर इसको 3p को दोनों संख्या से करना है, क्योंकि कोष्टक में दो संख्या है तो दोनों संख्या से गुणा होगा। तो पहले 3p को करेंगे हम 4 से, तो जब 3 को 4 से करेंगे तो आएगा 12p। अब 12p देख लेते इसमें क्या पहले ऑप्शन में, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हो कंप्लीट। देखो इसको पहले एक बार करने से आ गया, आप देख लो इसमें ये क्या आ रहा है। फिर बी पी स्क्वायर है, 20 पे अभी बच गया, जो इससे बच गया। यहाँ पे देखो इसके वैसे टुकड़े कर रखा है। 20 को 5 गुणा 4 लिख सकते हो आप, या 4 गुणा 5, और पी स्क्वायर को पी गुणा पी लिख सकते हो। तो देखो ये जो डी ऑप्शन है वो दूसरे उसे मिल जाएगा। देखो चारों ऑप्शन बहुत ही सिंपल थे। अब देखते हैं प्रायिकता क्वेश्चन 16। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात करो। देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ताश के बारे में, कि ताश में अपने होते हैं टोटल 52 पत्ते। 52 पत्ते। अब 52 पत्तों रंग के आधार पर करें तो दो प्रकार के होते हैं रंग के आधार पर। देखो 26 होंगे लाल, और 26 ही पत्ते होंगे काले। ठीक है, और इनमें भी अगर हम डिवाइडेशन करें, इनमें भी हम बांटे, तो देखो 26 भी दो दो प्रकार के होते हैं। इस 26 में दो प्रकार आएंगे लाल में, एक पान का पत्ता और एक होगी ईंट। पान के 13 पत्ता होंगे और 13 ही पत्ते होंगे ईंट के। ऐसे काले में भी दो हो जाएंगे, दो प्रकार के। एक तो होगा आपका हुकुम, और एक होगी चिड़ी। वो इसमें 13 पत्ते इसके होंगे और 13 पत्ते ही चिड़ी के होंगे। इस प्रकार ऐसे करके टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है वो आप निकाल दोगे, क्योंकि कुल परिणाम 52 हो चुके हैं। अनुकूल परिणाम देख लेंगे सौरभ भाई किसकी पूछ रहा है, लेकिन प्रायिकता का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला सभी को ध्यान होगा कि प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आपको देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो रंग के आधार पर ताश दो प्रकार के होते हैं, लाल और काले। अब इसमें देखो बादशाह की बात कर रहा है, तो आप सभी को पता है बादशाह चार होते हैं ताशों में। चार ही देखो, एक बादशाह होगा ईंट का, एक बादशाह होगा पान का, एक बादशाह होगा हुकुम का, और एक बादशाह होगा चिड़ी का। यानी चार बादशाह होंगे। लेकिन इसमें देखो बादशाह होना चाहिए, लेकिन बादशाह कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो काले बादशाह कितने, काले दो ही होंगे, एक तो हुकुम का होगा और एक चिड़ी का, क्योंकि काले पत्ते दो ही प्रकार के होते हैं। हमारे 26 पत्ते होते हैं टोटल, जिसमें दो प्रकार चलते हैं, हुकुम और चिड़ी। तो काला बादशाह होंगे हमारे पास दो, तो हमारा ये हो जाएगा। देखो प्रायिकता का पहले आप सूत्र लिखोगे यहाँ पे, पी ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, दो ही है। भी काले रंग के बाद से दो ही, अगर ओनली बादशाह की बात होती तो चार आता। अब यहाँ पे काला की बात हो रही है तो दो बटा में 52। इसको काटोगे तो यह जाएगा एक बटा में 26। दो से एकम दो, दो का 5 से बाद होगी 4, दो बच जाएगा, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 12 में 6 बार, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 1/26। अब अगला देखो। अब देखो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आपसे वो प्रायिकता पूछ रहा है, सिर्फ लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। अब आप बताओ खुद लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। तो इसकी हो जाएगी प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है इसमें 26 और कुल परिणाम है 52। देखो कुल तो हमेशा निश्चित रहते हैं, कुल चेंज नहीं होते, अनुकूल ही चेंज होते हैं पर्सन के अनुसार। पर्सन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो हो जाएगा 26/52, काटोगे तो हो जाएगा 1/52 दो। तो देखो तीसरे में इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आप सभी को पता है, देखो कोई कलर वगैरह की बात हो नहीं रही यहाँ पे, सिर्फ ये पूछ रहा है कि इक्का होना चाहिए। तो इक्का कितने होते हैं ताश में, चार होते हैं। तो ये हो जाएगा 4/52। बटे में तो हमेशा फिक्स है, ताश की बात आती है बस 52 ही आएगा बटे में, कुछ सोचना ही नहीं है। बस अनुकूल परिणाम चेंज होंगे वो पर्सन के अनुसार। भी क्या पूछ रहा है, इक्का पूछ रहा है तो चार। अब देखो कुछ भी पूछ ले, दैला पूछ सकता है, बेगम पूछ सकता है, तो भी कितने होंगे, चार चार होंगे। तो उनकी प्रायिकता कितनी होगी, 4/52। अब देखो अगला चौथा ऑप्शन, लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की। अब देखो
रंग की बात हो तो यहाँ आ जाएगा और आधे में, यानी 26 की बात हो रही है, 26 में भी 2 की बात हो रही है, 13 प्लस 13। अब लाल रंग की बेगम कितनी होती है ताशों में, तो लाल रंग की बेगम आप खुद बताओगे, दो होंगी, एक तो पान की बेगम होगी और एक ईंट की बेगम होगी, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 2/52। देखो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसको काटोगे तो 1 बटा जाएगा 26। तो देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 16 क्वेश्चन कर लिए। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, ये 4-4 नंबर के होंगे 17 से 22 तक। देखो इसमें मैं देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर ज़्यादा ही टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप कमेंट में बता देना कि ये टॉपिक हमें एक्सप्लेन करवाओ, कुछ हमारा वीक चल रहा है तो उस टॉपिक को पर्सनल लेके ही वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है और आपका भी इंटरेस्ट फिर कम होगा देखने को। तो देखो हम कर चुके इसके 16 क्वेश्चन सॉल्व, और अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी की बहुत आवश्यकता है। यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चनों का एक पैटर्न देख सकते हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे। और देखो ये पेपर है बहुत ही, मतलब ये मान कर चलो कि चांस है इस पेपर से क्वेश्चन आने के। अगर इससे नहीं आएंगे तो पैटर्न 100% यही रहेगा, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। तो आप निडर होकर बस अपनी मेहनत पे ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएंगे। अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो और बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में।